दादी हमारी कहती रहती है बोला देख इसका कि मतलब बरस दिमाग की सोच है। हाँ हाँ कि फूल कैसे बालकान क्यों कर दुखी कर रहा है। फिर वो मार्च अप्रैल में गेहूँ काटने पे मैं इंजॉय करूंगा तो वो गलत है भाई। फिर मैं 50 साल का हो गया, मन महसूस हुआ ही ये चीज़ें। मैंने याद है कि महीने में जब किराया देना हुआ था एक आधी बार तो हमने बेटे के गुल्लक तक काटने पड़े थे $50। मैं कनाडा की बात करूँ तो जितने भी लाइसेंस हैं इस देश के अंदर वो सारे प्रोविंशियल होते हैं, फेडरल नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा आपने। ये जो सारी बात बताई हुई है ना, उसका एक क्रक्स होगा इसके अंदर। अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, यू आर डन। सब तो पहला तो सारे जणिया ने राम राम भाई और केजे दलाल गले नई ताज़ा बातचीत में तारा फेर तो स्वागत है। और आज जो अपने गले मेहमान बैठे हैं वह अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और जो हमारे वर्गे नए बालक उड़ा रहे हैं या हमारा खतर इंस्पिरेशन है। और फिर वह बात आ गई कि भाई हमारे गोती हैं तो हमें कदे नहीं सोचे जाओ भाई सारे आपके गोती ठान लाग रहे हैं दलाल गोते हैं सेम अपना जो हरियाणा में जो कल्चरल रूट्स हुए हैं प्रवीण दलाल जी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगे जे तो हमने लग गए कि भाई बात अच्छी लग गए है या माड़ी लग गए है, कमेंट कर दे रही हो, अपना अपना सजेशन दे रही हो जिसी भी बातचीत लग गए। कनाडा में बैठे हरियाणवी भाइयों ने, इंडिया में बैठे लोगों ने, जिसने भी जो भी सजेशन देना है या जो भी बात बढ़िया लग गए जरूर बताइए एक बारी। राम राम भाई सारे भाइयों ने। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केजे दलाल जी को जो इतनी दूर 7 समुद्र पार बैठ के भी अपने मन में अपनी हरियाणवी जो कल्चर है, जो भावनाएं हैं, उनको जिंदा रखे हुए हैं और हमारे जैसों को भी एक इंस्पिरेशन देते हैं कि भाई हमने भी इन चीजों के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी तो इंस्पिरेशन को लीजिए कई बार नहीं हो जाए भी कोई मार वर्गा शुरू कर दे। देखो ये जिंदगी जो है ना ये एक हमेशा लेसन है। ठीक उम्र के हिसाब से होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा ऐड हो जाए है, बट हर आदमी यूनिक है और हर आदमी को ऊपर वाले ने एक शक्ति दे रखी है। आप इस कनाडा की जिद्दोजहद में, इस दौर में आपके अंदर वो एक जो जज्बा है कि जो जिंदा है। मतलब एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा। 5-6 साल पहले की बात है, मैं वाइफ के साथ बैठा था तो उस टाइम ये सोशल मीडिया पर रील इतनी नहीं आती थी हरियाणा की जितनी बाढ़ लगी है। तो मैं चिंता सी व्यक्त कर रहा था, मैं कहा भाई अपना जो भाषा है ना, कल्चर है, या तो आई थिंक डेड हो जाएगी थोड़े बहुत दिन में ना। लेकिन मतलब ये मैं देख रहा हूँ जैसे आप नीरज गोयल भाई हैं और मतलब और भी इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैंने देखा है, पर आपको तो जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ, आप लोग जो यहाँ पे कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है। वो जो मेरी चिंता थी वो अब खत्म होगी आप लोगों के साथ बैठ के देख के। और आपने जब मेरे को आमंत्रित किया तो मेरे को एक वाकया याद आया 5 साल पहले का, कि शायद ऊपर वाले ने मेरे को इसलिए चुना है कि भाई की सीरीज में कि मेरा जो क्वेश्चन था उसका आज आंसर मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस मतलब आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेवांगे और मतलब फोकस है कि भी जो वेल्थ मैनेजमेंट है जो टॉपिक है, मतलब मैंने आप तक बता दूं, मैं साझा कर दूं भी वेल्थ मैनेजमेंट जो न्यू कमर्स हैं या जो भी पुराने बैठे हैं कहीं ना कहीं वेल्थ न मैनेज करने में, और वेल्थ कला नहीं भी फाइनेंशियली कल्चर भी हो है, सोसाइटी भी हो है, अपनी बोली भी हो, सारा सुधा वेल्थ में आवे। तो शुरुआत करा तो जी आपका मतलब कद सी आए थे आप कनाडा में, छोटी सी अगर आपकी लाइव ब्रीफिंग मिल जाए कड़े तो हो पीछे, और कद आए थे? मैं 2005 में कनाडा आया था जी। ये कि मन में तमन्ना थी मेरा बचपन से विदेश घूमने की। तो मैं जब 18 साल का हुआ मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था और यहाँ का जब PR अप्लाई करा तो मेरा पहला पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, दूसरा बना था। लेकिन बाहर रहने की कभी मन में ही थी कि बाहर रहूंगा। वो बचपन से होती है भाई, देश की भावना, देश प्रेम की, भी रहना अपने देश में है। लेकिन कई बार होता है भाई ऊपर वाले की जो मंजूरी होती है वो हमको माननी पड़ती है। तो 2005 में आया, अपना रूटीन है सभी का, आए हैं जब हार्ड लाइफ शुरू में फील होती है, खासकर जैसे आप तो चलो स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हो, हम तो मतलब शादी हो गया, बच्चे के साथ आए थे तो काफी हार्ड लगी थी वहां पे। अपना काम बिजनेस ठीक चल रहा था। तो 2005 में आए, 6 में चले गए, जब वापस चले गए। हाँ 6 में वापस चले गए जी। फिर 2009 में आए, मैं कहा चलो PR रिन्यू कराऊंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो PR में थोड़ी सी अड़चन आ गई थी रिन्यू होने में, क्योंकि इनका भी सिस्टम ही ने भी मेरा पार्ट जाए कि भी बंदे की इंटेंशन जो है ना डर की दिखती नहीं। तो वाइफ का PR रिन्यू कर दिया, बच्चे का कर दिया, मेरा नहीं करा। अच्छा। क्योंकि मेरे ज्यादा भावना रहा आरती भाई यार लाइफ बहुत हार्ड है, तो रुक गया। नहीं आओ करते करते ये है कि 2014 में सिटीजनशिप मैंने ले ली यहाँ पे। 2009 में जब वापस आया उसके बाद ज्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं हो पाए, बच्चा भी स्कूल में जाना था,
तो डिसीजन लेना था भाई कहाँ शुरुआत करें चीज़ों की। यहाँ अटकन के कारण वहाँ बिजनेस भी अफेक्टेड हो गया था। तो 2014 में जी मैं थोड़ा सा किस्सा आपको शेयर करूंगा जो सारे भाइयों के काम आएगा, जिसने मेरी लाइफ को कनाडा में सेटल करा। जरूर जरूर। तो जब मैं ओथ ले रहा था ना, तो वहाँ पे एक जज थे जो इटालियन थे, जो सिटीजन ओथ होगा वो। हाँ, सिटीजनशिप की ओथ में। जब हम रूम के अंदर घुसे हैं तो मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबको पता था कि भाई आज ओथ लेकर शायद हम वापस जाऊंगे। तो उस जज ने ना मेरी लाइफ बदल दी। इनफैक्ट जब हम बाहर निकले तो मेरे बेटे नाते कहा था, पापा आप करवा लें टिकट वापस जाने की। पर उस बंदे ने जो स्पीच दिया ना, वो बोला भाई कनाडा जो है ना इतना वेलकमिंग कंट्री है, ये कभी किसी को परेशान नहीं करता। आपकी मर्जी है आप आओ, आपकी मर्जी है आप जाओ। ना ये किसी को उस तरीके से इनवाइट करता, ना निष्कासित करता। ये आपके मन में खुद की भावनाएं हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं यहाँ पर आया, मैंने स्ट्रगल करा, मैं बैक होम जब गया कई साल के बाद, तो मैं अपनी गाँव की गलियों में जब गया तो वो जो मेरे साथी थे, यार दोस्त थे, वो बोले हियर कैनेडियन कम्स। उनका मतलब ये था कि देखो कैनेडियन आ गया। बोला मेरे बड़ा दुख सा हुआ भाई, वो गलियां जो मेरे नाखून की तरह, एग्जाम्पल दिया उसने, मेरा जैसे उंगली का नाखून होता है मैं ऐसे फील करता हूँ। और लोगों ने मेरे को ये बोला फिर वहां देखा कल्चर चेंज हो चुका था। लोगों ने नाम यूरोपियन अपने नॉर्थ अमेरिकन नाम रखे हुए थे। उसने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया कि उनकी बेटियों के नाम ये थे। तो उसका कहने का मूल भाव ये था कि बोला भाई जिस देश में रहो ना, इंजॉय करो उसको। आपको अपने देश की याद आओ, आप चले जाओ, कनाडा कभी मना नहीं करेगा। सही बात। जब कनाडा की याद आओ तो कनाडा आ जाओ। ये नहीं कि आप बैक गियर में गाड़ी मत चलाओ, उसकी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं आएगी। तो जो हम वहां से आते हैं ना, सेम का मन न करा। मैंने भी अपनी लाइफ के 10 साल खराब करे। तो सभी भाइयों को मैं पहली तो बात यही बोल पाऊंगा कि भाई डिसीजन जो है ना वो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और आज के दिन ग्लोबलाइजेशन इतने चरम पे है, हवाई जहाजों की स्पीड 1000 की तो आज के दिन है, और आने वाले 5-4 साल में मेरे ख्याल 2000 की हो जाएगी। तो दिल्ली से बंगलोर का सफर और दिल्ली से टोरंटो का सफर आई थिंक बराबर हो जाएगा। तो मन में वो सीमाएं निकाल के फिर फैसले लें कि भाई मेरे लिए कौन सा बेटर है और मैं ह्यूमैनिटी को बेटर कहाँ अच्छा दे पाऊंगा। दोनों ग्रोइंग कंट्री हैं। मन में संशय ना रखें, ये संशय आपकी लाइफ को और टाइम को खराब करेगा, जो मेरी करी है। तो जो आपने यह बात बताई कि भी एग्जाम्पल दिया, जो इटालियन आपने जब सिटीजन ओथ ले रहे थे, तो अपना गला भी न्यू में बने हैं भाई, जो इंडिया में बैठे हैं या दूसरी फॉरेन लैंड पर चल जाए कि भाई हमारे बुढ़िया ने भी तो उड़ा बाए हैं, माँ में भी ओढ़े तो आए थे कि भाई खेती बाड़ी करी है, माँ ने भी कणक बोए ओढ़ी हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा है मतलब बैकग्राउंड रहा है कुछ शुरू में? हाँ देखो जी, मतलब मैं इन चीज़ों से बड़े करीब से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं पैदा हुआ था रोहतक शहर में ही। मेरे फादर थे मैनेजर, लैंड मॉर्गेज बैंक होता था। लेकिन वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। तो भगवान की कृपा कहूँगा कि मेरा गांव जो है दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम जी के गांव के आगे पड़ता है। जैसे हमारे को जब भी रोहतक से जाना तो उनके गांव से होकर जाना पड़ता था। ठीक है जी। वो हर बारी उनके बारे में बताते कि भाई जो अपने रहबर आजम थे, इन्होंने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है और जो किसानों की लाइफ है बहुत टफ है। तो मेरी स्कूलिंग कन्वेंट स्कूल से हो रखी है, पर फादर जो है हमारे को गाड़ी में बटाते और गांव में लेकर जाते। जमीन ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 एकड़ जमीन है हमारे पास, लेकिन वो खुद बोते थे जब तक मैंने 10वीं नहीं कर ली। तो उन्होंने हमारे सारे बहन भाइयों को 1-1, 2-2 साल की वहाँ पे अप्रेंटिस दे रखी है। खेत में अप्रेंटिस लगी हो रही है। हाँ, बहुत गुस्सा उठता था भाई, हम मॉडल स्कूल में पढ़ने लग रहे हैं, शहर में रहने लग रहे हैं, यूज टू नहीं उन चीज़ों के। सर्दी में ले जाकर बोले भाई पानी देना है, बन के जा रहे हैं स्कूल में तो और खेत में बैठ दिए। हाँ, और कोट पैंट काट गए। दादी हमारी कहती रहती है बोला देख इसका कि मतलब दिमाग की सोच है। हाँ, कि फूल कैसे बालकान क्यों कर दुखी कर रहा है। फिर वो मार्च अप्रैल में गेहूँ काटने। तो जब बड़े हुए, जब पूछी हमने पिताजी से, तो वो जैसे मैनेजर के नाम से अपने इंडिया में छवि जाती है, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे, मेहनती थे। उन्होंने ये बताया बेटा अगर मैं ये काम नहीं करता ना, आपको इन किसानों का, मजदूरों का दुख दर्द महसूस नहीं होता। तो हम शहर में रहते हुए, कॉन्वेंट स्कूलिंग होते हुए भी हमारे दिल में बसती हैं जी वो चीज़ें। बिल्कुल ठीक। हाँ, यही कारण है कि यहाँ पर आकर जैसे हम अपने भाइयों से मिले हैं, जुले हैं, बहुत खुशी होती है। आपके पिताजी ने बहुत दी वो चीज़ उसमें। हाँ जी। तो किसानों का दर्द और अपने भाइयों का दर्द जो है ना, बड़े अच्छे से हम महसूस करते हैं जी। तो एक चीज़ ध्यान में आओ जी मेरे, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि भी किसाना का या जो भी, तो जो फाइनेंशियली आप बात कर रहे थे, जो अपने फाइनेंस मैनेजमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट में इंडिया में और कनाडा में क्या फ़र्क लगा आपने भी, क्या डिफरेंस है उसमें?
डिफरेंस ये है जी कि सबसे पहले तो जैसे इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं लगभग 70% के आसपास +2 के बाद पढ़ते नहीं है। ठीक है जी। तो इन देशों में जो है ना लाइफ पर फोकस है, क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज हैं। तो यहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट जो हमारी भी दूसरी पीढ़ी को नहीं है, जैसे मैं अपने बच्चों से बात करूँ तो, क्योंकि उनके लिए हेल्थ केयर जो है वर्ल्ड लेवल का फ्री है, बचपन फ्री है, बुढ़ापा फ्री है। जवानी में ठीक है यहाँ कष्ट है भाई, आपने कमा के टैक्स तो देना पड़ेगा देश चलाना है तो। तो इन्होंने जिंदगी को रिसर्च करके उस हिसाब से सेट कर रखा है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहा है आज के दौर में, जिस हिसाब से वहाँ पे रिफॉर्म्स आने लग रहे हैं। 10-20 साल में हो जाएगा उड़े भी, पर अभी वहाँ थोड़ी सी किल्लत है इन चीज़ों की। तो वहाँ लोगों को जो पैसा है वो नेसेसिटी है, पर वो उस चक्कर में ये भूल जाएंगे भी कितनी। तो सबसे पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई पैसे की जो नेसेसिटी है वह कहाँ तक है और हमने पैसा कमाना ही क्यों है। तो उसका मतलब जवाब सीधा सा ये कि अच्छी लाइफ के लिए। पर्पज क्या है पैसे कमाने का? और अच्छी लाइफ जवानी से बढ़िया होती नहीं। कोई अगर पैसे ने न्यू जोड़न लग रहा है कि बुढ़ापे में एंजॉय करूंगा तो वो गलत है भाई। मैं 50 साल का हो गया, मन महसूस हुआ ही ये चीजें। अच्छा, मतलब जो रिटायरमेंट प्लान बोले रहे हैं, रिटायरमेंट खातर प्लान करो, सेविंग करो, वो ठीक है या गलत है उस हिसाब से? नहीं, अच्छी है जी, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आज की कॉस्ट पर नहीं करनी चाहिए भाई, आज के टाइम की कॉस्ट पे। हाँ, मतलब आज आप ये देखो कि आज अगर आपका कोई अच्छा काम करने को मन कर रहा है, ये नहीं कहूँगा कि पैसे खराब करने हैं, आपने की तरह घूम कर आना है, $100-200 का $300 का खर्चा है, ठीक बात है। तो जब आप यहाँ पे सेट हो चुके होगे ना, तो उस 200-300 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब हम आए थे, मैं बेसमेंट में आया था, मैंने याद है कि महीने में जब किराया देना हुआ था, एक आधी बार तो हमने बेटे के गुल्लक तक करने पड़े थे $50। तो मैं कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की स्टोरी हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा संपन्न समय में आ रहे हो कि आईटी है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। हमने तो मतलब इंडियन शक्ल दिख जाती, राजी हो जाते, खुश हो जाना, चेहरा खिल जाता, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, सबका एक का रास्ता था भी शुरू में तो जाकर वह जॉब करनी पड़ेगी जो अपनी कह लो कष्ट वाली जॉब है। $8-8 मिनिमम सैलरी थी। तो मतलब ठीक है, दिक्कत थी, हम परिवार के साथ आए थे, बट मैंने कभी पर्सनली समय को हमेशा प्रेफरेंस दी है और पैसे जोड़ने पर उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप रोज $100 की काम करके आ रहे हो, कितना जोड़ लोगे? सही बात। लेकिन उसके बदले अगर लाइफ सैक्रिफाइस करोगे तो वो गलत है। जोड़ना जरूर है, वेस्टेज वाला पैसा रोक कर जोड़ना है, जो लाइफ जीने वाला करके वो नहीं, इस देश के अंदर खासकर। और जब उरा आना था पहला, आपने कोई न्यू लगा भी माँ में के गलती करा, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के गलती करा है, उसके फाइनेंशियल प्लान के होने चाहिए उरा आना था पहला? देखो जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्री थॉट्स होती है ना, जैसे हम इंडिया से आए, हमने एक माइंड सेट कर लिया अगर हम इसलिए जा रहे हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा एडामेंट रहते हैं, सबसे बड़ी गलती है। मतलब उसे पर है जाओ। हाँ, तो जब आपका स्थान बदलता है ना, आप ये समझोगे आपने अपने खेत में एक पेड़ उखाड़ा, उसने उल्टा उड़े लगा दो, उसके पत्ते जड़ेंगे कि नहीं जड़ेंगे? मुरझाओगा कि नहीं? वो मुरझाओगा। और आप उस पेड़ ने ठा गए, एक गर्मी के एनवायरनमेंट में, अरे 7 समुद्र पार बर्फ में लगा रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? 100 पेड़ ले तो कितने लगेंगे? मे भी 4-5 जड़ बस। तो ये इसको आप संघर्ष कह सकते हो कि भाई आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। तो वो जो माइंड सेट आप वहाँ से लेकर आ रहे हो ना, उसको यहाँ पे आकर जो आपने एजुकेशन मिलती रहे उसको बहुत स्पीड से चेंज करो। जितनी स्पीड से चेंज करोगे उतना जल्दी आप एस्टेब्लिश होगे। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 10 साल मेरे भी नहीं जची थी, लेकिन जब आप सिस्टम को समझने लगते हो ना, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। पहले मैं भी नहीं माना करता कि भाई ये 2 टियर सिस्टम है, इन शायद गोरा ने कोई सिस्टम बना रखा है कि हम काम करेंगे ये बैठेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी है और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हम जो अपना भाईचारा छोड़कर वहाँ से आ रहे हैं, जो सेक्रीफाइस करा है, उसको हम पुरानी सोच को वहाँ रखते हुए मतलब यहाँ लेकर आए हुए हैं, तो हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। चेंज जरूर लेकर आना है, कल्चर नहीं भूलना है, पर इस देश के हिसाब से भी कल्चर सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टर्म है कॉफ़ी शॉप मीटिंग। कॉफ़ी शॉप मीटिंग्स, हाँ ठीक है जी। उसमें क्या हुआ है? उसमें ये होता है कि जैसे इंडिया में सिफारिश नहीं आया है, MP MLA की भाई सिफारिश का पत्र लेकर चाल पड़े, आड़ उसने रेफरेंस बोल रहे हैं, और आम आदमी की सिफारिश चला है। मन ने भी फील हुआ था जब आया कि भाई जान पहचान तो चल रहा है। हाँ, तो बेसिकली वो जान पहचान नहीं होती, वो ये होती है कि एक आदमी अपनी कंपनी में आपको रेफरेंस दे रहा है कि भाई यो आदमी आपकी कंपनी को लेट डाउन नहीं होने देगा, यहाँ पर आपका नुकसान नहीं करेगा।
ठीक बात है। समझ गए। तो जॉब तो उन्हें देनी है, पैसे भी उन्हें देने, लेकिन उन्हें एक अच्छा आदमी चाहिए, तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, सरकारी जॉब नहीं है। तो उसने कॉफी शॉप मीटिंग बोल रहे हैं। हाँ, कॉफी शॉप मीटिंग बोल रहे हैं, जो कि आप लिंक्डइन पर जाकर या कहीं पे भी, आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हो। राइट। अगर आपको मान लो सोर्सिंग भी नहीं करनी आती, तो कम से कम एक बंदा ऐसा टोलो जो सोर्सिंग सिखा दे। नहीं तो एक $30 की चैट जीपीटी पेड है, या कोई और है अनपेड है, उनसे सीख लो। टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा कि जी भाई, अगर आप टाइम नहीं लगाओगे, टाइम इज द बिगेस्ट एसेट। राइट। टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो तो अच्छी बात है। तो बंदा पकड़ो जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको फ़ोन करो 20 बंदों को, 2 बंदे ज़रूर आपने टाइम देंगे कि जी ठीक है, मैं फलाने टिम होटल पा रहा हूँ, मैं स्टारबक्स पा रहा हूँ, आपके $20 ज़रूर खर्च होंगे। बिल्कुल भाई। अगला जेंटल होगा, वो समझ रहा है मैं किसके पास जा रहा हूँ, देन ही विल पे द बिल। तो वो भी नहीं लगने आपके, लेकिन आपको एक ऐसी मोटिवेशन मिलेगी कि एटलीस्ट मैं इस बंदे को जानता हूँ। तो अपने सर्कल में लेकर आओ ऐसे 5-7 बंदे डिफरेंट फील्ड के, लेकिन उससे पहले अपना पैशन पहचानो कि मेरे को जाना किस फील्ड में। ठीक है ना। आप टीम होटल पर देखोगे अपने बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ जी, अपने ही सारे भाई। तो सॉरी टू से, मैं जो डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ, अब मैं जब कॉफ़ी लेने जाऊँगा, एक गोरा बच्चा खड़ा है, हो सके वो भी LLB कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, लेकिन उसकी सर्विंग में और अपने बच्चे की सर्विंग में जो चेहरे पर दिन रात का डिफरेंस है, और मायूस से खड़े हैं। नहीं करनी ये चीज़ें, खुश हो गए काम करो जो भी करना है ना, क्योंकि आपने 8 घंटे लगाने हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, वहाँ भी आपको लोग मिलते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, टीम होटल के अंदर टीम होटल आपको फ्रेंचाइज देता ही नहीं अगर आपने जॉब नहीं कर रखी तो, या तो देगा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, अच्छा, या जिसने जॉब कर रखी है, जैसे वेंडीज हैं, टीम होटल्स हैं। हम सोचते हैं यार ये टाइम हमारा खराब होने लग रहा है और पाछा तो हमने इंजीनियर लागना है या हमने IT में जाना है। यार IT से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस ऐड करने लग रहे हो आप, साल 6 महीने का एक्सपीरियंस डाल लो, मैनेजर की प्रमोशन लो, टीम होटल में अप्लाई करो, रिमोट के अंदर जो आपकी निकलेंगी लोकेशंस आपको एंटरटेन करेंगे वो। ठीक बात है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर रहे हो, लेकिन आप उसे 1 साल को खराब कर दोगे। बिल्कुल बढ़िया। तो जो आपने फ्रेंचाइजी का बोला कि भी टीम होटल की या मैकडी की जो भी ले इसके, तो शुरुआत में कोई है कि भी पूरा एप्लीकेशन लानी हो, कुकर ले जाओ, इसकी प्रोसेस है को कितना बड़ा बिजनेस है? देखो प्रोसेस ये है कि मैं इसके अंदर तो रहा नहीं कि जी भाई, बट मेरे को आउटर इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो पता है, क्योंकि मेरे 1-2 जानकार हैं। तो ये खाली टीम होटल की बात नहीं है, गैस स्टेशन की भी है। ठीक है जी। हाँ, गैस स्टेशन जैसे एसओ वगैरह हैं, ये उसको एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। कनाडा की ये ब्यूटी है, अगर आपने कितने इंजीनियर भी लगना हो ना और आपने टीम होटल पर जॉब कर रखी है तो उसको एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं लिखते फील्ड का एक्सपीरियंस, वो वर्ड होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस। उनका मकसद होता है कि आप उस कल्चर से रूबरू हो चुके हैं कि भी वर्क कल्चर क्या है। बिल्कुल राइट। तो इसका स्ट्रक्चर यही है कि यहाँ पे शुरुआत है ना जीरो से करनी पड़ती है। हमारे पील रीजन के जो पुलिस चीफ हैं वो श्रीलंका से हैं, उनको सुना मैंने 1 घंटा, हम इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ बैठे हुए थे। तो उसने बताया कि भाई मैं वहाँ से आया था, LTT का सारा वो था, प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आके मैं स्टूडेंट आया, संघर्ष कर रहे थे, पुलिस में भर्ती हुआ। तो एक पुलिस कांस्टेबल श्रीलंका से आगे जब पुलिस चीफ बन सका है, यहाँ पर IAS की भर्ती नहीं होती, IPS के एग्जाम नहीं होते, आपको कलरक ही लगना पड़ता है और वहाँ से प्रमोशन लेकर आप ब्यूरोक्रेट लेवल तक पहुँचते हो। तो ये ब्यूटी है इस कंट्री की। तो आपको शुरुआत हमेशा छोटी करनी है, आप उसको पॉजिटिवली कर लो या नेगेटिवली कर लो। पॉजिटिवली करोगे आप पुलिस चीफ बन जाओगे, नेगेटिवली करोगे तो आप कांस्टेबल ही रहोगे, क्योंकि आपकी अप्रेजल नहीं जाएगी। उसी तरीके से जब मैं बिजनेस पे आऊँ तो जैसे एसओ के गैस स्टेशन है या टिम हॉर्टन्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, ये आपकी प्रोफाइलिंग तैयार होती है अगर आप चाहोगे तो। वो कैसे होगी, किस तरीके से? मतलब उस प्रोफाइलिंग के लिए आप ना वहाँ प्रमोशन लेनी, भाई आप मैनेजर बन गए, ठीक है ना, मैनेजर बन गए तो आप का नाम तो जान लग रहा है ना सप्लाई चेन के पास। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर सप्लाई चेन की जो एक ब्रांच होती है जो इनके वो फ्रेंचाइज निकालती है, आप उनके संपर्क में आओ। आपने पता होना चाहिए कि उसकी एड्रेस की है, लेट से उसका एड्रेस है अपना एयरपोर्ट के पास। ठीक है, आप जाओ, घूम के आओ, लोगों से मिलो, आपने आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा कि अंदर 4 बंदे बैठे हैं, वो कौन है, रिलेशन बना सकते हो ना। बिल्कुल सही बात है। तो सोर्सिंग है, घूम फिरा के फिर वो एक कॉफी शॉप मीटिंग आती है, हाँ वही आती है कि रेफरेंस चाहिएगा आपको। रेफरेंस सोर्सिंग करोगे भी, लोगों तक मिलो, खुल के मिलो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी काम शुरू करना या कोई भी फ्रेंचाइजी, तो पहला स्टेप तो ये है कि भी लोगों तक मिलो। दूसरा, अगर आप ना लगे भी कोई भी बंदा बिजनेस खड़ा करना चाहवा हो रहा है तो उस खतर के कुछ प्रोसेस रहो है भी, रजिस्ट्रेशन तक लेके या लास्ट स्टेप तक फाइनेंशियली कुकर कड़ता इकट्ठे कर सको फाइनेंस। उसमें ये है कि जी मैं जर्नल से रूल बता देता हूँ, क्योंकि आपने कोई बिजनेस स्पेसिफिक बात नहीं करी, आप जर्नल बात कर। हाँ, जर्नल बात भी कोई। तो जर्नल ये है कि जो ओंटारियो है ना प्रोविंस,
मैं कनाडा की बात करूं तो जितने भी लाइसेंस हैं इस देश के अंदर वो सारे प्रोविंशियल होते हैं, फेडरल नहीं होता। दिमाग में ये चीज़ डाल लो, जो डॉक्टर का लाइसेंस है वो भी प्रोविंशियल है, लॉयर का भी प्रोविंशियल है, मॉर्गेज वाले का भी प्रोविंशियल है, जो मर्जी। ये नहीं कि आप ये समझ लो कि बार्बर का भी प्रोविंशियल है, इलेक्ट्रिशियन का भी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी प्रोविंशियल ही है। हाँ। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हो तो इनके चार्टर ऑफ राइट में लिखा हुआ है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, आप प्रोविंस में जाओगे तो उसकी इक्वेलेंसी देंगे वो। ठीक है जी, समझ गए। तो सबसे पहले ये है कि जितने भी लाइसेंस है फेडरल लेवल पर नहीं ढूंढने, ओंटारियो लेवल पर ढूंढने हैं। अगर आप ओंटारियो में बैठे हो, जिस भी प्रोविंस में बैठे हो उस लेवल पर ढूंढने हैं, और उनके रेगुलेटर अप्रोच करने हैं। आप गूगल पर डालोगे ना कि भाई हु इज द मॉर्गेज रेगुलेटर इन ओंटारियो, ठीक है जी, तो आओगा FSRA। हाँ, अब आप ढूंढोगे कि भाई रियल्टर का रेगुलेटर कौन है, तो आओगा RICO। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनको पढ़ो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और उसमें कोई फ्लो नहीं होगा। मान लो आप मेरे से पूछने लगे रियल एस्टेट की, तो मैं उसका एक आधा स्टेप भूल जाऊं बीच में, है ना, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले लाइसेंस करा था। मैंने करा था जब एग्जाम जो है वो RICO लिया करती, ये भी एग्जाम आंबर कॉलेज कंडक्ट करने लग रहा है। ठीक है जी, जो रियल्टर का लाइसेंस। हाँ, रियल्टर का। तो मैं थोड़ा सा रियल्टर पर फोकस करूंगा क्योंकि मेरा फील्ड है। तो रियल्टर का ये होता है कि आप सबसे पहले, इनफैक्ट रियल्टर का नहीं, हर लाइसेंस का ये प्रोसेस, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। ओके। कोई भी आप कॉलेज जो एफिलेटेड है ना रेगुलेटर के साथ, जैसे रियल्टर का आप हमर कॉलेज करा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मॉर्गेज के भी डिफरेंट है जो आपने मिल जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। सिक्योरिटी का भी सेम ऐसे ही है। तो सिक्योरिटी का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे कई बालकान करे पाऊंगे वह, और उन्हें पता है सेम सिक्योरिटी वाला प्रोसेस है। आपने एक प्राइवेट कॉलेज पकड़ना है, उनका एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद रेगुलेटर के पास आपने एप्लीकेशन लगानी है, रेगुलेटर का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है जी, है ना। रेगुलेटर का जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन होएगी और आपने सारे पेपर उस रेगुलेटर को दे देने हैं। ठीक है जी, चाहे आपका मॉर्गेज वाला है या फाइनेंशियल एडवाइजर वाला है या आपका रियल एस्टेट वाला है, इनका सेम प्रोसेस है। तो वो मतलब लाइसेंस बन जाएगा जो जब आप रेगुलेटर तक देवांगे अपने डॉक्यूमेंट्स, वो अपने ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे लाइसेंस बन जाएगा। बिल्कुल। उस लाइसेंस के बाद फाइनेंस अप्लाई करना या भाई कुछ भी करना, उसका क्या प्रोसेस है कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपने? फाइनेंस इन द सेंस के भाई लोन लेना या डेब्ट लेना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। अच्छा, वो आ गया लेवरेज में। लेवरेज, हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा है आपने। ये जो सारी बात ये बताई हुई है ना, उसका एक क्रक्स होगा इसके अंदर। कनाडा में अगर आपने वेल्थी होना है ना, तो वेल्थ का तो एक सिंपल फार्मूला जो मैंने अपने लिए निकाल रखा है वो है W मैंने वेल्थ इक्वल टू T मैंने टाइम मल्टीप्लाई बाय I यानी कि इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने वेल्थ ही होना है तो आपको टाइम मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, मनी है ना, कितना आपके पास है। ये मान लो आप मेरे पास आए, प्रवीण भाई ये $1 मिलियन लो, और अगले दिन सुबह आ गए भाई मेरे वापस दो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मिलियन के साथ कुछ लगा के दूंगा आपने? भाई रात ने $1 मिलियन मेरा आपने टाइम तो दिया ही नहीं, रात में करते बन जाएंगे, है ना। सेम उसी तरीके से आप मेरे पास आए, मेरे पास आप 5 साल बैठते रहे, हम बैठ कर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और 5 साल बाद आपको हो गया भी प्रवीण भाई कुछ दो, बने तो 5 साल हो गए। तो एथिकली ये चीज़ नहीं बनती ना। तो एक मिनिमम टाइम और मिनिमम जो मनी है वो आपको दोनों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए वेल्थ बनती है। ठीक है जी। और वेल्दी होने के लिए जो यहाँ पे मनी है, टाइम तो आपके पास अपना है, राइट, बिल्कुल। मनी जो है वो शुरू में किसी के पास नहीं होता, यहाँ पे लेवरेजिंग होती है। ठीक है जी। लेवरेजिंग मतलब टाइम की लेवरेज, बैंक में जो आपका क्रेडिट स्कोर बन रहा है उसकी लेवरेज, ठीक है जी, जो आपकी सैलरी है उसके अगेंस्ट बैंक देते हैं। ओके जी। तो बैंकों का एक प्रोटोकॉल है कि वो किस इनकम को लेवरेज के लिए चुनते हैं। हाँ देखो, आप सिस्टम बहुत आसान हो रखा है। हमारे टाइम में जब आए थे ना, मैंने $500 का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लिटरली जॉब पकड़नी पड़ी थी, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। एजेंसी के थ्रू जॉब को क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते थे। मैं 1 महीने के लिए हायर होया, फिर मैंने क्रेडिट कार्ड में लिया, मैंने जॉब छोड़ी, जो मेरे सुपरवाइजर ने उलाना भी दिया, क्योंकि मैं काम ठीक ठाक करूँ था। बोला यार तेरे लिए तो हमने लड़ाई करी, 2 सुपरवाइजर लड़ पड़े थे, भाई मैं लूंगा अलग अलग ब्रांच में। तो आज जो क्रेडिट है बड़ा आसान हो रखा है। आज तो आपको आते ही $1,500-2,000 की लेवरेज देते हैं, भाई आपने क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे दें। एक स्टूडेंट है मेरे रिलेटिव हैं, BMO ने उसको 55,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी थी। कैन यू बिलीव इट? अब उस किस तरीके से दे रखी थी उन्होंने? पूछा होगा। प्री अप्रूवल आती है यहाँ पे। ओके। तो प्री अप्रूवल कंप्यूटर देता है।
अगर आप अच्छे से अपना मैनेज रख रहे हो, जो आपने पैसे डाल ले निकाले, तो अकाउंट में मूवमेंट रखनी है। ओके, क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ करना है, ठीक है जी, मतलब 50-60% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मान लो आपने देखा यूज़ हो गया, उसने पे ऑफ कर दो। ठीक है जी, तो ये खाली क्रेडिट कार्ड वाइज नहीं होता। जैसे आपके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड हैं और लाइन ऑफ क्रेडिट है, कुल मिला के उनका टोटल बन गया $1,00,000। ठीक है जी, तो क्रेडिट एजेंसी को इतनी कैलकुलेशन नहीं पता होती कि भाई वो एक एक कार्ड में लेकर चलेंगे। वो देखते हैं भाई $1,00,000 में तो 50-60 इसने यूज़ करा रहा है, हर महीने पे करने लग रहा है, तो आपका स्कोर ऊपर चला जाएगा। ओके, लेकिन आप 80-90% यूज़ करने लग रहे हो तो उसने वो अच्छा नहीं समझते। ठीक है जी, तो जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की प्री अप्रूवल आ रही हैं, कभी रिजेक्ट मत करो। ओके, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट की आ रही हैं, कभी रिजेक्ट मरो। मतलब कई भाइयों को ये लगता है कि हमने ये अननेसेसरी डेट ले लिया, जिन्होंने कोई इसने निकाल के खा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपका बैग बड़ा करने लग रहा है लेवरेज का। ठीक है जी। जो लेवरेज बनने के बाद लोन अप्रूव होने हैं बड़े बड़े बिजनेस के लिए, तो वो छोटे छोटे स्टेप हैं उस खातर। हाँ देखो, अपने जो बोल रहे हैं ना हरियाणा में भाई, कि मान लो आप किसी दौर पैसे लेने जाओ तो आपकी उठ बैठ दिखेंगे। हाँ, वो बोलचाल किसी है। हाँ, बोल चाल किसी है। तो आड़वा क्रेडिट हिस्ट्री है, व्यवहार की साइज का। तो क्रेडिट हिस्ट्री क्यों कर बनेगी? हाँ, आप उनके साथ लेन देन रखोगे जब बनेगी। ठीक है बात। तो आप क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे कोई भी आदमी फ्री में मंगवा सकता है इक्वाफैक्स से। आप उनको ईमेल करो, साल में एक बार फ्री में देते हैं वो। ओके, सारे बंदे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मंगवाओ एक बार, और आप उसमें पढ़ो, उसमें नोटिंग क्या क्या होती है, तो आपने एजुकेशन मिल जाएगी। उसके बाद यूट्यूब देखो। ठीक है जी। तो इस मामले में मैं बोलूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक सोर्सिंग बता रहा हूँ। हाँ भी सोर्सिंग तो कैसे आपका क्रेडिट बिल्ड होगा वो आप उस पर देखो, उससे आपकी लेवरेज जनरेट होती है। तो शुरुआतें छोटी लगती हैं कि यार इससे क्या होगा, लेकिन ये कंपाउंडेड होती हैं। ओके, समझ गए? क्योंकि टाइम के साथ ये मल्टीप्लाई होने लग रही है। बिल्कुल राइट। तो यह कौन सी वेल्थ है? वर्चुअल वेल्थ। वर्चुअल वेल्थ मतलब आपकी जेब में नहीं आएगी। हाँ, मतलब बढ़न लाग रही है, बस दिखती नहीं पर बढ़न लाग रही है। बढ़न लाग रही है। जब आप 3 साल 4 साल बाद जब भी आप PR होगे, ठीक है जी, या हो सकता है वर्क वीज़ा पे कोई आपने प्री अप्रूवल बैंक दे सके है, क्योंकि उनकी जो कंप्यूटरों की कैलकुलेशंस होती है ना, हाँ उसमें मिल जाए कई बार। हाँ वो कई बार पिक कर लेता है अपने आप। इनके पास फंड बहुत है बैंकों के पास यहाँ पे। पीसा में दे रहा है। हाँ जी। तो एक तो तरीका है यो। हाँ, दूसरा यहाँ पे जैसे बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ठीक है जी, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है उसका, तो वो आपको पूरी हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वेबसाइट पर मिलेगा आपको। 1 साल पुराना बिजनेस चाहिए होता है उसमें। ओके। तो जो भी भाई यहाँ आ रहा है, $500-600 लगते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करा लो। ठीक है जी, ओंटारियो इंक। ओके, फेडरल कराओगे $100-150 में हो जाए, उसका हर साल $10-12 आपने भरना पड़ा है। ठीक है जी, तो उस कंपनी की लेवरेज क्या है कि जब आप PR होगे यहाँ पे, तो वो 2 साल पुरानी हो चुकी होगी। ओके, अब आप PR होकर कंपनी रजिस्टर कराओगे, नई कंपनी, आपने कड़े लेवरेज मिल लेगी। सही बात। अब आपने स्टूडेंट थे उस टाइम करा नहीं सकते, ओके, वर्क वीज़ा आप करा सकते हो, करते हैं आपने कर ली, 2 साल में आपने PR मिल लेगी। 2 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, आप उसमें 3 महीने जब ट्रांजैक्शन करोगे ना लेन देन की, हाँ उसमें रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो वो आगे अपना काम आएंगे। तो वहाँ पर बैंक ने आपको लेवरेज देनी है। बैंक ने क्या देखना है? फिर वह चीज़ टाइम इनटू वर्थ, क्योंकि मनी देना है ना। हाँ, वो ढूंढना आ गया ना, गुना मैथ का फार्मूला है। तो वो फार्मूला आपने स्ट्रॉन्ग रखना है भाई। जब पैसे चाहिए तो मैंने यो रहने लगा गुना करना है, यो चाहिए तो यो रहने लगा गुना करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सरल भाषा में समझाने लग रहा हूँ, मैथ के उस फार्मूले में भी लोग आगे शायद समझ में आओगी ये बात। या समझ में आ गई जी, बिल्कुल भाई। जो नए बाल काम है, वर्क परमिट पे आ गए, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ और आगे तारी लेवरेज बनती रहेगी। कोई भी बड़े लोन लेने हैं तो वहीं इजीली अप्रूव हो जाएंगे। ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग का हिस्सा है कि भाई जब आप अपना पैसन फॉलो कराएंगे आगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। बिल्कुल जी, वेल्थ प्लानिंग का पहला स्टेप है ये ओके, कि अपने यहाँ क्रेडिट को बचा के चलो। मैंने देखा है मोबाइल फ़ोन ये वो डिफ़ॉल्ट करके ना बहुत सारे बच्चे अपना क्रेडिट ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल जी, एक दूसरे की गाड़ी की गारंटी देते हैं। ठीक है जी, मत दो गारंटी। गारंटर ना बनो किसी के। उसका रीज़न बताता हूँ कि कोई भाईचारा नहीं टूटेगा उसमें। अच्छा जी, जो गाड़ी बेच रहा है ना उसकी मजबूरी है आपको गाड़ी देना, एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर वो। कभी आप ये समझोगे आप गाड़ी लेने गए और उसने आप पे एहसान कर दिया, बिल्कुल सही। वो अपनी लाइफ आसान करने लग रहा है। हाँ, वो इनका गारंटर लिया क्योंकि वो अपने लाइसेंस ने सेफ करने लग रहा है ना। हाँ, इजीली अप्रूव हो जाएगा। हाँ, आप ट्राई करके देखो। मैंने बहुत गणित दिलवा रखी, मेरे पास जो नए बच्चे आए हैं कई बार रुके भी हैं, हाँ, मैंने गाड़ी दिलवा रखी उनको। उन्होंने बोला भाई साहब इसको आप गारंटी कर दो। मैं कहा नहीं भाई, मैंने अपनी अलग प्रॉपर्टियां लेनी है, मैं नहीं ले सकता लाइबिलिटी ना अपने ऊपर। आपने गाड़ी देनी दे दो, नहीं तो हम दूसरी एजेंसी पर चले जाएंगे। तो जो करीब बात चली अपनी की जी भी अपनी लेवरेज बनानी है या डेब्ट लेके आप कुछ काम शुरू कर सका, तो आपने क्या लगे भी डेब्ट लेना ठीक है या गलत है भाई, उधार मांगना या लोन लेना? देखो जी, यहाँ पे बगैर डेट्स के
लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, हाँ, आपने घर लेना है जब डेट्स लेनी पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम होते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि जहाँ से भी आपको लेवरेजिंग मिल रही है ओके, वो लेवरेजिंग लो, ठीक है जी। और उस लेवरेजिंग का सदुपयोग करो। अगर उसका दुरुपयोग कर दिया ना, फिर आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज़ नहीं जानते तो मत लो। ठीक है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानते तो मत लो। लेकिन आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो वो ज़रूरी है लेना। उसके बगैर यहाँ पे कनाडा में आपका सर्वाइवल नहीं है अनटिल अनलेस आप पीछे से कोई $2-4 मिलियन कैश ना ले आओ। ठीक है, ठीक है ना। आम आदमी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसको मैनेज करना सीखो और उसको लेके आओ। तो इन्वेस्टमेंट जब करा पे कोई भी नया बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो आपने क्या लग है कि भी कनाडा, फिलहाल कनाडा की क्या कंडीशन है फाइनेंशियली इन्वेस्टर खातर? भाई इन्वेस्टमेंट नया बालक कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो क्या कंडीशन है आपके हिसाब, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखो, जो इकोनॉमी होती है ना केजे भाई, वो देश के लेवल पर, जैसे अपने हरियाणा में कहा भाई गाम राम हो है। हाँ, गाम राम हो है ना। हाँ बिल्कुल। एक जब गाम ने हम राम बोल कर चले हैं, न्यू मानने हैं कि भाई गाम का आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, तो ये तो देश है। हाँ। धरती का ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा देश, सॉरी सेकंड नंबर का, पहले रशिया है। हाँ, और इनके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि एनी टाइम ये कंट्री बिजनेस के लिए बढ़िया है। थोड़ा सा ये होता है कि जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं ना, उनको शो होने में 1-1.5 साल लगता है। जब बैंक ऑफ कनाडा यहाँ पे चीज़ें चेंज करनी शुरू करता है ना, ठीक है जी। तो बैंक ऑफ कनाडा एक अलग बॉडी है और गवर्नमेंट एक अलग बॉडी है। ओके, तो यहाँ पे इनका प्रभाव नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। ओके, इंडिपेंडेंटली काम करें। हाँ, तो जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी यूँ कह लो कि पैसा तो है ब्लड, ओके, और बैंक ऑफ कनाडा है हार्ट, वो पंप करा है। पैसा न पंप और ब्लड न पंप करे। हाँ, तो मैं 2008 का एक रिसेशन आया था जो मार्केट जनरेटेड था। हाँ, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जो यूएस की स्टॉक मार्केट भी गिरी थी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ा था उसका। बिल्कुल जी। हाँ, जो ये वाला है, ये रिसेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने लोगों की जेब से पैसा खींच रखा है। ओके, क्योंकि चूस रखे। हाँ, जो पैसा बांटा ना कोरोना में गवर्नमेंट ने घर बैठ कर, वो लोग रख नहीं पाए। गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि अभी ओवर स्पेंडिंग मत करो, लेकिन लोग नहीं माने। आम आदमी तो फिर स्पेंड करेंगे ना, तो उससे क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई। तो इन्होंने, इनके पास कोई फार्मूला नहीं होता, सिर्फ एक ही फार्मूला होता है कि अभी पैसा सक कर लो जेबों से। यानी कि आपकी नस में सुअल आया, खून खींच लिया, ये आप में कमजोरी आ रही है। ठीक है ना। तो ये जब चाहोगे, जब खून उल्टा छोड़ देंगे, इनके पास स्टॉक है। ओके जी। तो अभी इकोनॉमी को मैं उतने बैड हालत में नहीं देखता जितनी 2008 में थी। फॉर द टाइम बिंग शायद इस साल ये थोड़ी बहुत डाउन रहेगी। 2026 तक जाते जाते मेरे हिसाब से इट विल कम बैक। तो आपने जो कल्चर हो अपना, बाइंग कल्चर है कोई भी कस्टमर का, आपने पूरा इतना एक्सपीरियंस है इतने साल का, एज कम्पेयर टू हरियाणा, इंडिया और कनाडा, क्या डिफरेंट है भाई बाइंग कल्चर में, परचेजिंग कल्चर में कस्टमर्स का? देखो, डिफरेंस ये है जी कि इंडिया में अभी सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है। जैसे वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर हैं, ओढ़ नहीं पा रही मतलब। हाँ, वो लाइसेंस जॉब नहीं है। यहाँ पे ये लाइसेंस जॉब है। ठीक है जी। तो आदमी यहाँ बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मतलब कर सके। हाँ, केस सुने हैं मैंने यहाँ पे भी ना, लाइसेंस वगैरह शॉर्टकट से भी ले ले हैं लोग, पर उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि जब आप नेगोशिएट करते हो सामने वाली पार्टी के साथ ना, तो उसमें आपको नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है जी। अगर नॉलेज नहीं है तो आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, वो आपके क्लाइंट का नुकसान होगा। तो उसमें हमने फोकस करना चाहिए अपने फ़ायदे के ऊपर। तो मैं यहाँ पर छोटी सी एक वो भी बताऊंगा, एक मिथ सा है मार्केट में। अच्छा। न्यू कभी रियल एस्टेट एजेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या मोर्गेज वाले बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कोई देखा होगा जो 50-100 किले के घर में रहता पा होगा। नॉर्मली ना घर में रहने लग रहे हैं ना। हाँ, सारे ही में है। तो यहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि जी भाई, मेरे दोस्त हैं, डेंटिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, सिर्फ इतनी लेवरेज देती है कि आप कोरोला की जगह BMW में चल लो, 2000 की बजाय 3000 स्क्वायर फीट के घर में रह लो। उसके अलावा पैसा छोड़ती को ना। टैक्स स्लैब इतनी ज़्यादा है, जैसे मैं अपनी बताऊँ, चलो लेट्स से भाई 2.5% नॉर्मल कमीशन है, उसमें ब्रोकरेज के भी जाने हैं। ठीक है जी। फिर जो बच गया उसमें ऑलमोस्ट 50% टैक्स चला जा है। ओके। तो 1-1.25% एक प्रॉपर्टी का आता है। मान लो एक डील होगी 12 लाख की प्रॉपर्टी, 10-12 हज़ार भी अगर एक रियल एस्टेट एजेंट घर में नहीं लेगा, क्योंकि यह कोई ऐसी सेल नहीं है कि महीने में 10 होनी है। ठीक है जी। मन पूरे साल में 10 हुए। हाँ, सही बात। तो एंड ऑफ द डे घर सबके घर में ऑन एन एवरेज अगर आप गूगल पर जाओगे तो $1,00,000, $1.25 लाख, $1.5 से नहीं जाते ज़्यादा। तो आपने क्या लगे है, आपका क्वेश्चन है यो कि भी डिसीजन मेकिंग घनी जरूरी है इसमें, मतलब वेल्दी बनने में, या भाई नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी? देखो, इसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जरूरी है। डिसीजन मेकिंग जरूरी नहीं है, कल्ली डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड। अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, यू आर डन।
ओके। यहाँ पे 90 दिन में बैंकरप्सी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों की, सिर्फ 90 दिन की साइकिल पे चलती है कंपनियाँ। ओहो। अगर 3 महीने का उनके अकाउंट में नहीं है, कंपनी बैंकरप्सी कर देगी। लेमन ब्रदर ने करी थी, किससे नहीं बेरा था, ओवरनाइट। सबसे बड़ी कंपनी आ रही थी अमेरिका की। अच्छा। तो अगर इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो तो वो गलत है। डिसीजन लेने से पहले होमवर्क बहुत जरूरी है, इमोशनल डिसीजन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ रेस। तो आपने न्यू लग गए जी इस चीज़ का कि भी मन ना पर्सनली फील हो कई बारी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ एजुकेशन आ पैना है। जब भी कोई मनी की बात करा या कोई बिजनेस शुरू करने की बात करा, भी एजुकेशन सिस्टम में अपने इन बिल्ड बनाई ही नहीं गई। कोई सब्जेक्ट नहीं था ऐसा कि भाई मन ने बीकॉम कर ली, मेरे को सब्जेक्ट ही नहीं आया ऐसा। तो आपने अगर थोड़ा बहुत बेरा हो, आपके बालक हैं उरे, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है या उरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, कि में फ़र्क है भाई फाइनेंशियली कैपेबल बनाने खातर बंदन है? देखो स्कूलिंग लेवल पे यहाँ पे भी फाइनेंस की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये मैं कई बार मुद्दा उठाता भी हूँ। ओके, मतलब पूरा भी को नहीं? हाँ नहीं, स्कूल लेवल पे नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो यहाँ स्कूलों में क्लब बनते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे अपने आप बनाते हैं, छोटे छोटे क्लब होते हैं। उसमें जैसे फाइनेंस का एक क्लब होता है, कोई स्पोर्ट्स का क्लब बना ले, तो वो लोगों को जोड़ देती है उस माइंड सेट वालों को। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस टाइप का है कि अभी सारे बच्चे हमने +2 कराने हैं। ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक टेयर बना रखी है, उन्हें गिफ्टेड बच्चे बोले अगर है। ओके, गिफ्टेड बच्चे। हाँ, गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं, उनके प्रोग्राम हैं। अच्छा। जैसे एडवांस प्लेसमेंट AP बोलते हैं या साइंस के प्रोग्राम है, तो उसमें वो आइडेंटिफाई हो गए, वहाँ से फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं और हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई उसमें जाओ। इंडिया में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप आए थे गाँव से उठ के। ठीक है जी। ठीक है ना, उन्होंने संघर्ष करा था तो हमने गाइड नहीं कर पाए वो। हाँ। उन्होंने पैसा ला दिया। ठीक है जी। जितना कमाया और झोंक दिया सारा। हाँ। और उन माँ बाप के बराबर वो टीचर हैं, वो भी बेचारे गाँव से उठ के आए थे। वो क्यों पढ़ा रहे हैं ये कभी नहीं बताते, वो क्या पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो बताओ। वो दे आर स्कॉलर बट दे आर नॉट गुड टीचर। टीचर वो होता है कि एक बात दूसरे के दिमाग में बैठा पावे। उसके लिए स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है। स्कॉलर होने साइंटिस्ट हो जाओ। हाँ, सीखा तो किसी से भी जा सके, जो आप प्रकृति तो सीखा, हाँ नेचुरल चीज़ा तो सीखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज़ तो सीखा जा सके। टीचर और स्कॉलर में फ़र्क है। तो जुकर जी अपनी इन्वेस्टमेंट पर बात चल रही थी, तो हमारा वर्ग जो नए बंदे हैं, न्यू कमर हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमें अपना मनी ने कुकर चैनलाइज कर सका हाँ इन्वेस्टमेंट खातर इन फ्यूचर? उसमें ये है कि भाई डिपेंड अपॉन द अमाउंट कितना है। बट जैसे आपने हमारा फोकस न्यू कमर्स पे है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। हाँ जी, बस थोड़ा बहुत जोड़ा तो है उसको। हाँ, तो उसके 2 चीज़ें हैं, एक तो है इन्वेस्टमेंट जिसको हम व्हीकल बोलते हैं, और एक है टैक्स सेविंग। जैसे कनाडा इनिशियल स्टेज पर लोगों को काफ़ी लेवरेज देता है। आप जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए FSH अकाउंट शुरू करा है, तो $8,000 आप उसमें डाल सकते हो। तो आई थिंक उसकी 28 फरवरी तक डेट है, उससे पहले आप करवा लोगे तो पिछले साल के भी आप 8,000 उसमें डाल सकते हो, 8,000 इसके। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपकी इनकम से ही घट जाएंगे वो। लेट से आपने कमाए $50,000, आपका टैक्स 50,000 पर लगना है, तो 8,000 आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वो सेविंग होगी, उस अकाउंट के अंदर चले गए वो FSHA में। तो आपका 42,000 पर टैक्स लगेगा। तो 8,000 का टैक्स बच गया हाई टैक्स स्लैब का, लो टैक्स स्लैब का नहीं, क्योंकि मार्जिनल टैक्स स्लैब से आता है। मार्जिनल टैक्स स्लैब बोलते हैं टॉप मोस्ट जो भी आप सेव करोगे। तो 8,000 आपने डाल दिए FSHA में, वो एक अकाउंट है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड अकाउंट। रजिस्टर्ड अकाउंट। तो गवर्नमेंट की जितनी भी टैक्स सेविंग है वो रजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू होती है, जो कि मेन RRSP, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए FSHA और एक TFSA है। मैं बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। ठीक है जी, बिल्कुल जरूर। तो इन तीनों अकाउंटों में जब आप पैसे डालते हो तो वो इन्वेस्ट होते हैं, उसको व्हीकल बोलते हैं। क्योंकि अकाउंट में तो डाल दिया, ये वो बढ़ेगा कुकर। हाँ, कुकर। तो वो आपने इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड अकाउंट है तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती है। आप गैम्बलिंग वाले अकाउंटों में नहीं डाल सकते। तो उन्होंने भाई कह रखा है, अभी चलो 40 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो हमने कर रखे हैं, इनके फंड में आप डाल लो। जो RSS से जो भी RSSP अकाउंट था, वहाँ जो 8,000 रुपये गेड़े, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सका। बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये तो हो गया रजिस्टर्ड अकाउंट। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये अकाउंट खुलते हैं बैंक के साथ। ठीक है जी। तो रजिस्टर्ड अकाउंट मतलब चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट सेम है, उसमें पड़ा पैसा नहीं बढ़ेगा। उस पैसे को उठाकर व्हीकल पर डालना पड़ेगा, यानी कार में बैठाना पड़ेगा, कार चलनी शुरू हो। तो व्हीकल हो गए, आपने म्यूचुअल फंड हो गए, या आपने स्टॉक्स में लगाने, स्टॉक्स में लगा लो। तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, वो आप गूगल पे ढूंढ सकते हो या किसी भी स्पेशलिस्ट से, क्योंकि कस्टमाइज होते हैं ये। ठीक है जी। तो मैं एक जर्नल बता रहा हूँ कि मान लो को बंदा कहे कि भाई मन ने इतने इन्वेस्ट करने हैं और मेरे ये इंटरेस्ट है, तो उसमें रिस्क कैलकुलेशन होती है। हर एक आदमी की एपेटाइज अलग है। हाँ, बिल्कुल राइट। उम्र के हिसाब से होती है। 20-25 साल में आप मेरे पास आओगे, मैं आपने बोलूँगा भाई हाई रिस्क पर लगाओ,
क्योंकि पैसे थोड़े बहुत चले भी गए तो आपके पास उम्र है कमाने की। टाइम इनको 60 साल की उम्र में बंदा आने लग रहा है, उसके हम बिल्कुल लो लोड में डालेंगे क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बच रहा। अभी पैसे चले गए तो बेचारे का पेंशन फंड गया। तो जवान आदमियों के लिए कि थोड़ा सा ज़्यादा हाई में नहीं तो मीडियम रिस्क में जरूर अपने फंड ना रखें और उसके लिए एक एडवाइजर की सलाह लें। ठीक है जी। और उस पैसे को डाल कर अच्छे से ग्रो करें। और उसकी जो लिमिट होती है वो होती है लगभग आम आदमी की 12-15%। किस चीज़ की लिमिट? जो सेविंग्स की, नो मैटर व्हाट, आप जो मर्जी कमा रहे हो उसका 12 से 15% आप आज से ही सेव करना शुरू करें। और उसका एक मिनिमम सा अमाउंट रख लें, $100, $150, $200। इट गोना बी अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप उसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे ना कभी 20 साल बाद अगर आप $125 डालें तो कितना मिलेगा आपको, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट आप 12 से 15% कर सकते हो, रजिस्टर्ड अकाउंटों के थ्रू कर सकते हो। और वो पैसा जब आपको चाहिएगा आप उनको निकाल भी सकते हो। जैसे RRSP में आपने डाले $100, ठीक है जी, वो आपके टैक्स में से घट गए। जैसे मैंने बोला था भाई $8,000 टैक्स से घट गए, टैक्स नहीं लगा उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन RRSP से जब आप निकालोगे ना तो 8,000 बढ़ गया। अगर 16 हो गए तो 16 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, वो मतलब उस 8, हाँ, क्योंकि वो सारी आपकी इनकम में आ गए। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आपने टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में डाल दिए तो उसमें क्या है कि उसमें आपको पहले तो टैक्स लग गया, पूरे 50 पे लगेगा। लेकिन जो वो 8,000 ग्रो करेंगे उस पर टैक्स नहीं है, चाहे वो 80,000 हो जाओ। तो ये एक फार्मूला है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन है, मैं किसी अमीर बना दूं बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका नॉलेज अगर आप लोगे, इसकी हो सके एक अलग से क्लास पूरी लेनी पड़े। बच्चों की जो भी चाव है तो बैठा के बहुत घनी नॉलेज आपने मन लगे भी एक और पूरी सेपरेट पॉडकास्ट हो सके इन्वेस्टमेंट पर। तो हाँ, तो ये मान लो एक रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन आ गया। जो भी नया बालक है जिस पर थोड़े पीछे हैं 60-70 हज़ार हैं या कुछ और हैं, तो किस डाल की प्रॉपर्टी लेन देन होगी भाई, किस डाल की चीज़ देख सका पे इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में भी ये चीज़ हो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो देखनी चाहिए छोटा इन्वेस्टर खातर। हाँ देखो, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। रियल एस्टेट जो है ना, खाली रियल एस्टेट नहीं कहूँगा, लाइफ चलती है एसेट लाइबिलिटी पर। बिल्कुल जी, सही बात है। एसेट समझ रहे होगे, हाँ, है ना। एसेट वो है एक दरी ढकी चीज जो आपके काम आएगी आगे फ्यूचर में। एक है लायबिलिटी। लायबिलिटी है जो आपने सदा खाओगी, है ना। तो ये खाली इसकी बात नहीं करूंगा मैं। अगर आपने पैसे बनाने हैं ना तो लायबिलिटी सर्कल भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, लायबिलिटी सर्कल मतलब किस तरीके? लायबिलिटी सर्कल मतलब जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो, आप में नेगेटिविटी घुसा रहे हो, तो वो आपके पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उनकी सलाह इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होगी। तो आपने एसेट बेस एक सर्कल तैयार करना पड़ेगा, उनकी सलाह पे उनके साथ मिलकर आप एक छोटी शुरुआत करके भी बहुत आगे निकल सकते हो। क्योंकि सेम माइंड सेट के आदमी अगर आप इकट्ठा हो रहे हो, एक दूसरे से शिकायत नहीं है, तो एक और 11 होते हैं। छोटी छोटी कैपिटल लगा कर भी आप आगे निकल जाओगे। तो रियल एस्टेट के अंदर जो है, जैसे अब कोंडो चल रहे हैं फिलहाल, कोंडो मेरे लिए लायबिलिटी है भाई। मैं नहीं एडवाइस करता क्लाइंटों को अभी कोंडो लेने के लिए, क्योंकि कोंडो की जो खर्चा $5,000 है, रेंट $3,000 आएगा उसका, तो $2,000 जेब से देगा, पालना पड़ रहा है वो। तो इनकी मार्केट होती है रियल एस्टेट की कि भाई किस मार्केट में लेना है, कब लेना है और किस सेगमेंट में लेना है। मोटा मोटी 4 सेगमेंट हैं, जैसे कोंडो, टाउन हाउस, सेमी डिटैच और डिटैच। ये है रेजिडेंशियल। और इसके दूसरी तरफ है समुंदर, जिसको हम कॉमर्शियल रियल एस्टेट बोलते हैं। कॉमर्शियल जितने भी बिल्डिंग, वेयर हाउस, रेस्टोरेंट, जितने बिजनेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसमें एजुकेशन आ गए, रिटेल आ गए, वेयर हाउसिंग आ गए, हॉस्पिटल वाले आ गए, जोनिंग बोलते हैं इनको। ओके, जोनिंग। हाँ, जैसे अपने इंडिया में बोला ना चेंज ऑफ लैंड यूज, कि भाई उस लैंड का यूज क्या होगा, यहाँ उसको जोनिंग बोलते हैं। ठीक है जी, कि भाई किस जोनिंग में वो है। तो वो एक बहुत बड़ा फील्ड है। बट जो आपका क्वेश्चन है रियल एस्टेट का, वही है कि आज की जो मार्केट है वो टोरंटो और आसपास के एरिया में सेमी डिटैच या डिटैच हाउस इज द बेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट। अभी कोंडो और टाउन हाउस पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर बजट थोड़ा सा कम है तो आप टोरंटो से दूरी बना लें, कि भी जैसे मिसिसागा में ले लें, वहाँ भी बजट नहीं बैठ रहा तो ब्रैम्पटन में ले लें, पर लें डिटैच या सेमी डिटैच हाउस, क्योंकि उनके अंदर जगह होती है और आपके पैसे ग्रो करते हैं। वहाँ पे आपका रेंटल पोटेंशियल भी ज़्यादा है और उसका रेट ऑफ इंक्रीज है ना मार्केट का, जैसे परसेंटेज से बढ़ते हैं, भी 2% प्रॉपर्टी बढ़ गई तो 2% प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होती कि भी टोरंटो की सारी है 2% बढ़ गई, और उसका कोंडो -2 बढ़े हो और डिटैच +2 बढ़ गए हो, एवरेज तो वही आ गई ना। तो अपनी स्टडी करो, एसेट लाइबिलिटी के हिसाब से वो प्रॉपर्टी लो जिसके अंदर रूम है ग्रो करने का, लाइक सेमी डिटैच और डिटैच जगह पड़ी। और जो एक और अगर इन्वेस्टमेंट जो फार्म लैंड परचेजिंग की हो गई, खेता में जगह ले ली, खेत ले लिया, वह किसी तरह है आपका तरीके से, उसमें कितनी ग्रोथ है?
देखो जो फार्म लैंड है उसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें आपको लेवरेज नहीं मिलती, लोन बहुत कम मिलता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आपको आजकल तो मतलब लगभग 10% पे भी खरीद सकते हो आप, 1.5 मिलियन तक के घर। ओके, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। एक CMHC होती है, कैनेडियन हाउसिंग जो ये मॉर्गेज कॉर्पोरेशन है, जो इंश्योरेंस देती है। ठीक है जी। हाँ, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए वो, तो उसमें आपको लेवरेज 90% तक मिल जाती है। फार्म लैंड पे मैंने सुना है कि भाई 50% तक है, क्योंकि मैं मॉर्गेज स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो 50% तक आपको लोन मिलेगा और उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है अनटिल अनलेस वो लोकेशन पे नहीं है। अब आपने क्वेश्चन पूछा तो एक टिप देता हूँ यहाँ पे। अपना हाईवे 413 निकल रहा है इधर ओल्ड स्कूल रोड के आसपास। अच्छा जी। उसका काम शुरू हो चुका है, लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ इन चीज़ों में, मेरे को पता है कि बहुत जल्दी शुरू होगा। उसकी घोषणा 10-15 साल से हो रखी थी, लेकिन अब उसका एनवायरमेंटल सर्वे हो रही है, अब वो पेपर पर शुरू हो चुका है। ठीक है जी। तो उस फ्रीवे के 800 मीटर दूर, नज़दीक नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल में जो नॉइस है बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। 800 मीटर दूर या रोड के उस तरफ या इस तरफ, ब्रैम्पटन की साइड लोगे थोड़ी महंगी मिलेगी, कैलेडन साइड में थोड़ी सी बाहर लोगे सस्ती मिल जाएगी। तो आप 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ले सकते हो, जिसकी आने वाले 5 से 10 साल में मैं देख रहा हूँ जो ग्रोथ है वो 10 गुना तक भी जा सकती है। 10 गुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसके अंदर, क्योंकि मान लो थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे में घर तो ले नहीं सकते। तो ये कैलेडन के ऊपर को जावा है, मतलब जो नया हाईवे बोल रहे हैं आप? हाँ, आप सर्च करो 413 का, आपने ब्लूप्रिंट मिलेगा। ओके। वो 407 से निकलेगा, काफी लंबा है। तो जरूरी नहीं है आपने कैलेडन में लेना, अगर किंग सिटी से भी निकलेगा, अगर स्कारबरो भी जाएगा वो। ओके। तो आप इसमें पूरे ना अच्छे से सर्वे करो, नहीं तो किसी प्रोफेशनल है जिसने नॉलेज है इस चीज की। रिसर्च और नॉलेज तो देखो मांगेगी यह चीज। हाँ, मैं डिस्क्लेमर बार बार न्यू दे रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि मेरे मुंह तो कोई ऐसी बात निकल जाए, बंदा जाके कर दे, फिर उन्होंने कहा भाई तन्ने कही थी। हाँ, लिख दिया ही नहीं भाई, स्टे लग गया, गवर्नमेंट का स्टे हो जाए, 10 साल लग लिख रही थी। यही रीजन है कि मैं खुल के बात से नहीं कर पा रहा पूरी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। हम जो भी बात बोलने लग रहे भाई, हम न्यू नहीं कह रहे हमने, या भाई हमारी ही करेक्ट है। आप रिसर्च करो, अपना रिसर्च कैसे आप तक काम करो, और ना कोई यो होगी भी कोई स्कीम बेचनी है या कोई न्यू करना भी, तामें कोई भी जो मैं बंदा पॉडकास्ट पर बैठा रहे हैं भाई कुछ उसे बिजनेस तक कांटेक्ट करो। यो सिर्फ इन्फॉर्मेशन खातर भी आप इन्वेस्टमेंट कुकर कर सको, जो करा जाली है कि भी आप वेल्थ मैनेजमेंट कुकर कर सको, आप फाइनेंशियली स्टेबल कुकर हो सको। सबके स्ट्रगल हैं, तो उसका के तरीका हुआ भाई, बिहाइंड द सीन के हुआ है, दीवार के पीछे की कहानी बेरा पाड़ूँ भाई, जो अपने घर ले वहाँ पे घर की लिस्टिंग हुआ है। तो सच इसका और बात थी कि भी जो घर की जो लिस्टिंग हुआ है वहाँ में रियल्टर पर जावा या बीच में कमीशन वाला मॉर्गेज वाला हुआ है, तो यहाँ कड़ा फाइंड आउट कर सका हमें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो मार्केट प्लेस पे ढूंढा हमें घर नॉर्मली। ये जी बहुत आसान है। एक realtor.ca वेबसाइट है, ओके, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की वेबसाइट है वो। तो उसमें पूरे कनाडा की जितनी भी लिस्टिंग है, डजेंट मैटर वो कमर्शियल हैं, वो रेजिडेंशियल हैं, वो लीज वाली हैं, वो रेंटल वाली हैं, या कोई पिज्जा स्टोर बैक का है, ठीक है, या फार्म लैंड है, सारी अवेलेबल है उसके ऊपर। realtor.ca। हाँ, realtor.ca। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है? नहीं, यहाँ पे जो है ना कनाडा की गवर्नमेंट जो है ना इतनी वो नहीं करती चीज़ों को, बोर्ड बना रखे हैं उन्होंने। ओके, ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट है। हाँ, तो ये हमारी रियल एस्टेट वालों की एसोसिएशंस हैं डिफरेंट। ठीक है जी। क्योंकि हम उनको फंडिंग करते हैं, वो हमारे फंडिंग से चलती है वो सारी एसोसिएशन। छोटी सी बात बोलूँ, कई बार लोगों ने शिकायत रहे कि भाई वो डाटा सारा ओपन क्यों नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो क्या होगा कि अगर डाटा ओपन होगा तो रियल एस्टेट एजेंट खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो गए तो वेबसाइट खत्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की नहीं है ये रियल एस्टेट एजेंटों की फंडिंग से चल रही है सारी वेबसाइट। और वहाँ वो उतना ही डाटा देते हैं कि भाई हमारी भी रोटी चलती रहे और भाइयों का काम भी चलता रहे। तो जो क्रिया.ca है वो हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट है। क्रिया.ca, क्रिया CREAS, ओके, कैनेडियन रियल एस्टेट ये है एसोसिएशन। ओके, तो उसके ऊपर पूरी लिस्टिंग आती है पूरे कनाडा की। ठीक है जी। और वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मॉर्गेज कैलकुलेटर भी है उसके ऊपर। मतलब उसमें कैलकुलेट कर सका? हाँ, मतलब बहुत इजी है। आप उसमें फंड वो डालो भी, इतने पैसे इतने % डाउन डालनी, इतने साल के लिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो की इंस्टॉलमेंट बनेगी। हाँ, मतलब फनी है, जाओ उसके ऊपर, सबके लिए टिप है। अच्छा। हाँ, realtor.ca को जरूर विजिट करो। ठीक है, मतलब realtor.ca पर सारी हमने लिस्टिंग मिल्स के सारी लिस्टिंग मिल जाती है जी। और वो कई बार जैसे आपका रेंटल का है, रेंटल में यूजुअली जो बिजी रियल एस्टेट एजेंट है वो करते नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वो सिर्फ पर्सनल रिलेशन में ही करते हैं। राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा आप उस एजेंट को वहाँ उस पर उसका नंबर दे रखा होगा realtor.ca, आप सीधा फ़ोन कर दो कि अभी इस तरीके से मन लेना है, तो आप दोनों को रिप्रेजेंट करके और आपने प्रॉपर्टी ईजिली दिलवा देगा। जो मैं मतलब ये इंडस्ट्री के हिसाब से तो मैं गलत बोल रहा हूँ, बट आजकल स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा दोनों तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो बेटर आपको घर दिला पाएगा।
ठीक है जी, हाँ, ये टिप है इसके लिए। चलो जी, बहुत बढ़िया लगा जी आप तक बातचीत करके कि भी किस तरीके से फाइनेंस ने मैनेज कर सका, किस तरीके से आप वेल्थ ने मैनेज कर सका। और मैंने नहीं लग गया कि भाई बहुत सारी बात छूट गई और एक पॉडकास्ट में कवर करनी औखी हो जाएगी, क्योंकि आप रिसर्च जिससे आपका रिसर्च और नॉलेज और एक्सपीरियंस है आपका। यही थी आज की नई ताज़ा बातचीत। और कोई आखिरी सजेशन जो न्यू कमर्स हैं और जो कोई भी किसी भी वीज़ा पा रहा है, जो कोई स्टूडेंट है या कुछ भी, उन खातर कोई भी एक सजेशन आखिरी अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंस था। देखो जी, जो वर्क वीज़े पे नहीं है उनके लिए सजेशन ये है कि किसी मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाले आदमी के टच में ज़रूर रहें। ये जो एसाइलम डाल रहे हो या कोई और इस तरीके के शॉर्टकट पर चल रहे हो, मत जाओ इनके ऊपर। जिन्हें विजिटर वीज़े मिल रहे हैं उसका ऑनर करो, आओ और उल्टे चले जाओ, दोबारा फिर आओ। आपके लिए हमेशा यहाँ पर स्कोप खुले मिलेंगे। हो सकता है 1-2 साल डिले हो जाए। जो आदमी वर्क वीज़ा पे हैं उनके लिए ये है कि अपने बिजनेस की शुरुआत वर्क वीज़ा मिलते ही कर लें, कंपनी रजिस्टर कर लें, कोई भी छोटा मोटा लाइसेंस ले लें, जैसे फाइनेंस एडवाइजर का लाइसेंस है या मोर्गेज का लाइसेंस है, $700-800 में मिल जाता है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है। हाँ, रियल एस्टेट वाले की 8-10 आपके लाग जाएंगे। लेकिन आप इनमें घुस गए ना, आपने इतना नॉलेज हो जाएगा कि मैंने तो उसका 2% भी नहीं बताया है। यह थी भाई आज की नई ताज़ा पॉडकास्ट में प्रवीण दलाल भाई साहब गले। और तो हमने यह पॉडकास्ट किसी लगी बताइयो और किस तरीके की पॉडकास्ट कर सका अपना सजेशन दियो जी आप। तो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने चाहिए हो, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ अपनी तरफ से, और विदाउट एनी एप्लीकेशन। ये मत समझना कि आप मेरे से कोई चीज़ पूछ रहे हो उसके लिए मेरी कोई एक्सपेक्टेशन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सही बात है। सोशल वर्क मेरा पैशन है, आप तो जानते हो, आपने बहुत देखा बड़ी है। बात कह दीजिए। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने जो चोट खा के सीखी है, मैं नहीं चाहता कि वो चोट दूसरों को लगे। सही, ठीक है ना। मैंने भी पीछे नुकसान हुए हैं। हाँ, तो आप बगैर नुकसान की शुरुआत कर सकते हो। सलाह लेकर काम किसी के भी साथ करें, लेकिन सलाह जरूर ले सकते हो। धन्यवाद। राम राम जी।